हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलन और पिस्टल के इंटरैक्शंस के बारे में। पोलन और पिस्टल के इंटरैक्शन वो इंटरैक्शंस हैं जो पोलन ग्रेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पिस्टल के बीच में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले कि हम एग्जैक्टली इन इंटरैक्शंस पे आए, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पॉलिनेशन खत्म कर दिया था और याद करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, राइट। अब यहां तक का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन वाला प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से आगे की कहानी स्टार्ट होती है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, या यूं कहें कि पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह बात मेंशन करना भी जरूरी है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी भी सोर्स से आए हों, चाहे विंड से या वाटर से या किसी भी एनिमल से, राइट। जैसे भी जिस भी सोर्स का यूज करके ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए हुए, तो ये जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं, इनमें भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब किस किस टाइप के हो सकते हैं, राइट। तो ये किस टाइप के हो सकते हैं, इनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो पोलन ग्रेन्स का आने का सोर्स बहुत सारे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पर अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं, राइट। तो पोलन ग्रेन कैसे कैसे हो सकते हैं, इनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या होंगी। सबसे पहली कैटेगरी क्या हो सकती है कि भाई जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो पोलन ग्रेन किसी और स्पीशी का है, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिस प्लांट स्पीशी का स्टिग्मा है या पिस्टल है, सेम प्लांट स्पीशी का पोलन ग्रेन ना होगी, वो किसी और दूसरी प्लांट स्पीशी का पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर आ गया हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, स्टिग्मा है किसकी, रोज प्लांट की, राइट। स्टिग्मा है रोज प्लांट की और पोलन ग्रेन जो है वो मैरीगोल्ड का, मैरीगोल्ड भी एक फ्लावर होता है, पोलन ग्रेन मैरीगोल्ड फ्लावर का है और स्टिग्मा रोज प्लांट की है। अगर इस टाइप का पोलन रोज प्लांट के स्टिग्मा पर आकर आ जाएगा या पहुंच जाएगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पीशीज अलग हो गई हैं, पोलन की स्पीशी अलग हो गई है और स्टिग्मा की स्पीशी, पिस्टल की स्पीशी अलग हो गई। ऐसी कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होगा नेचुरली। ऐसी कंडीशन में यानी दूसरी स्पीशी का अगर पोलन ग्रेन आ जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं होता। तो पहली तो ये कैटेगरी है, राइट। फिर दूसरी कैटेगरी क्या बनती है कि पोलन ग्रेन जो आ रहा है वो सेम स्पीशी का ही हो, राइट। यानी कि रोज प्लांट की स्टिग्मा पर रोज प्लांट का ही पोलन ग्रेन आ रहा हो, राइट। तो इसमें भी फिर 2 कैटेगरीज बनती है। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, 2 कैटेगरीज कैसे बनी, इसे भी 2 सब डिविजन्स कैसे किए जा सकते हैं इसके। पहला तो ये कि जो पोलन ग्रेन आ रहा है रोज प्लांट का, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, रोज प्लांट की स्टिग्मा है और उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन आया है वो रोज प्लांट का ही है। लेकिन 2 टाइप के पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं रोज में भी। एक तो क्या, जिस प्लांट पर वो स्टिग्मा लगी हुई है उसी सेम प्लांट पर ही ग्रो करने वाला पोलन ग्रेन उसी सेम प्लांट की स्टिग्मा पर आ जाए, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि किसी और प्लांट पर, किसी और रोज प्लांट पर ग्रो करने वाला पोलन ग्रेन वाया पॉलिनेटिंग एजेंट पहुंच जाए किसी और प्लांट पर, किसी और रोज प्लांट पर ग्रो करने वाली स्टिग्मा पर, राइट। तो इस कंडीशन में जो सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, इसमें क्या है कि इस प्लांट की स्पीशीज सेम है क्योंकि मैं रोज प्लांट की बात कर रही हूँ, राइट। लेकिन इसमें मैंने 2 सब डिविजन्स कर दी हैं कि जो एंथर आ रहा है एक कंडीशन में तो क्या है कि वो सेम प्लांट का है और दूसरी कंडीशन में क्या है कि वो दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आ रहा है। तो सोर्सेस अलग अलग हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एक कंसेप्ट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, राइट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इस फिनोमिनन को, इस टर्म को समझना बेहद जरूरी है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब सेल्फ के लिए इनकम्पैटिबल होना, इनकम्पैटिबल होना यानी कि एक साथ काम नहीं करना, राइट। तो यहाँ पर एक साथ का क्या मतलब है, ये मतलब होता है कि सुनिएगा स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लांट पर ग्रो करने वाला पोलन ग्रेन
उसी सेम प्लांट पर ग्रो करने वाली स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लांट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा फिजियोलॉजी या प्लांट के अंदर ऐसे सर्टेन केमिकल रिएक्शंस काम करते हैं जो इस जर्मिनेशन को होने ही नहीं देते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ये एक फिनोमिनन होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, सब में नहीं, कुछ प्लांट्स के अंदर, जिस वजह से एक सेम प्लांट पर ग्रो करने वाला एंथर उसी सेम प्लांट पर ग्रो करने वाली स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो सकता। राइट, मैं वापस आ जाते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में स्टूडेंट्स, कि अगर जो पोलन ग्रेन आके लैंड कर रहे हैं, किस पर? पोलन ग्रेन आके लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा पर, और वो जो पोलन ग्रेन लैंड कर रहे हैं अगर वो सेम स्पीशी के हैं, राइट, उसमें फिर मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी कि अगर वो सेम प्लांट का है या फिर किसी और प्लांट से आया है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर वो पोलन ग्रेन किसी और प्लांट से आया है तो हमेशा जर्मिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि भले ही सेल्फ कंपैटिबिलिटी हो या ना हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो किसी और प्लांट से आया है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन सेम प्लांट से, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन ही सेम प्लांट की स्टिग्मा पर आ जाए तो इसमें दो कैटेगरी बन जाती है, और अगर प्लांट उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो वो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होगा, जबकि वो उसी प्लांट की स्पीशी का है, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी खुद के प्लांट, खुद एक सेम प्लांट पर ग्रो करने वाले पोलन ग्रेन सेम प्लांट की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स, कि पहली बात तो क्या है, पोलन ग्रेन को मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। पोलन ग्रेन्स जो लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा पर, उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। पहली कैटेगरी क्या है कि वो किसी और स्पीशी के हो जाए तो बिल्कुल जर्मिनेट नहीं करेंगे, और अगर वो सेम स्पीशी के हैं तो इसका मतलब वो जर्मिनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दो कंडीशन बनती है। सेम स्पीशी में क्या कंडीशन है? सेम स्पीशी का है, लेकिन अगर प्लांट ऐसा है जो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, तो ऐसी कंडीशन में जो पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है स्टिग्मा पर, वो सेम स्पीशी का तो होना ही चाहिए, साथ साथ किसी और दूसरे प्लांट से आना चाहिए, सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्लांट के अंदर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल जैसी कोई पॉइंट ही नहीं, कोई इश्यू ही नहीं, तो फिर वो पोलन ग्रेन चाहे सेम प्लांट का हो चाहे दूसरे प्लांट का हो, बस स्पीशी का सेम होना जरूरी है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन होगा ही होगा, यानी पोलन ग्रेन जो है वो फॉर श्योर जर्मिनेट होगा। राइट, इसी पूरे कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर कुछ मिनिमम वर्ड्स का यूज करके समझाने की कोशिश की है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको क्या नजर आ रही है? ये आपको आप इसे एक पिस्टल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये क्या है? स्टिग्मा वाला पोर्शन है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। यहाँ मैंने आपको 3 पोलन ग्रेन्स दिखा रखे, कई सारे पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? ये पोलन्स है, और ये क्या है? पोलन की पॉसिबिलिटीज, किस किस टाइप के पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहला पोलन पॉसिबिलिटीज क्या है पोलन्स के टाइप्स की? या तो पोलन किसी और स्पीशी का हो, अगर किसी और स्पीशी का होगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, नेचुरली जर्मिनेट नहीं करेगा। और आप खुद भी देख सकते हैं कि रोज प्लांट के ऊपर अगर मैरीगोल्ड फ्लावर या रोज प्लांट के स्टिग्मा पर अगर मैरीगोल्ड प्लांट का पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए तो इसका मतलब रोज प्लांट पर तो रोज के अलावा दूसरे फ्लावर्स भी ग्रो करने लग जाएंगे, पर ऐसा नेचुरली नहीं होता। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं नेचुरली वर्ड का यूज करते हैं, आर्टिफिशियली तो हम बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता कि किसी और स्पीशी के पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशी का ही है, प्लांट की सेम स्पीशी का ही है, लेकिन उसमें भी फिर दो कंडीशन बन जाती है कि वो जो पोलन ग्रेन आया है वो सेम प्लांट से आया हो, या फिर वो पोलन ग्रेन की स्पीशी तो सेम है लेकिन वो किसी और प्लांट से आया हो, यानी डिफरेंट प्लांट से आया हो। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर प्लांट पोलन ग्रेन में स्पीशी सेम है और वो किसी और प्लांट से आया है तो डेफिनेटली ऑलवेज जर्मिनेशन, यानी कि हमेशा जर्मिनेशन होगा ही होगा। हमेशा मतलब और बाकी जो फैक्टर्स है वो सारे कंट्रोल रहे। अभी मैं सिर्फ पोलन ग्रेन के स्पीशी की या उसके जीन्स से रिलेटेड बात करी हूँ, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स या अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखे जाए तो पॉलिनेशन जो है, जर्मिनेशन जो है वो पोलन ग्रेन का होगा ही। अब इस कंडीशन की बात करते हैं, अगर प्लांट जो है, जो पोलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट से ही आया हो तो इसमें भी क्या कंडीशन बनती है?
अगर उस प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो पॉलिनेशन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जरूर होगा, राइट। लेकिन अगर उस प्लांट के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो प्लांट जो है वो सेल्फ इन के लिए इनकम्पैटिबल, राइट। अगर वो प्लांट सेल्फ के लिए इनकम्पैटिबल है तो वो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होगा, नो जर्मिनेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो कि पोलन ग्रेन अगर किसी और स्पीशी का है तो जर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशी का है तो भी जर्मिनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर पोलन ग्रेन किसी और प्लांट से आया है और सेम स्पीशी का है तो वो पक्का फॉर श्योर जर्मिनेट करेगा, किस पे, स्टिग्मा पर। जर्मिनेट करने का क्या मतलब है, पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, राइट। इसे और नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आपसे, लेकिन आपको अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेट करना मतलब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना। तो अगर पोलन ग्रेन जो है वो सेम स्पीशी और डिफरेंट प्लांट से आया तो फॉर श्योर वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पर। लेकिन अगर वो सेम प्लांट से आया है तो उसमें फिर दो कंडीशन हो जाती है, अगर प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो जर्मिनेट नहीं होगा, कौन, पोलन ग्रेन। लेकिन अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला कोई फैक्टर ही नहीं है तो जर्मिनेशन हो सकता है, किसका, पोलन ग्रेन का। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट है किसका, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, और पोलन किस किस टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट। और लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखी है इस सेंटेंस की, तो वही सेंटेंस मैं अभी आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous chemical dialogues between pollen grain and the pistil. I repeat, the ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous chemical dialogue between pollen grain and pistil. मैं ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके लिखा हुआ सेंटेंस है, पर मैं आप लोगों के लिए इसे बिल्कुल सिंपल कर देती हूँ। इस सेंटेंस में क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि पिस्टल के पास में एबिलिटी होती है। पिस्टल में हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, स्टिग्मा वाले पोर्शन, क्योंकि वही उसको रिसीव करती है, पर एज अ होल पिस्टल बोलेंगे, राइट। तो पिस्टल के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है, राइट। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राइट पोलन ग्रेन को, करेक्ट पोलन ग्रेन को ही जर्मिनेट होने के लिए मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, राइट। तो पिस्टल के पास ये एबिलिटी है क्या करने की, फाइंड आउट करने की, रिकग्नाइज करने की कि पोलन ग्रेन जो उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड किया है वो पोलन ग्रेन करेक्ट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। तो ये करेक्ट पोलन ग्रेन है या रॉन्ग पोलन ग्रेन है, इसे समझने की, इसे रिकग्नाइज करने की एबिलिटी पिस्टल के पास में होती है। और ये पिस्टल इस एबिलिटी को कैसे यूज करता है, बाय रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। ये उसका एक टाइप है, इस तरीके से वो पता लगाती है कि ये पोलन ग्रेन सही है या गलत है। और ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है ये एक टाइप का केमिकल इंटरैक्शन है। केमिकल इंटरैक्शन मतलब केमिकल्स इसमें रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो पिस्टल के पास एबिलिटी आती है पोलन ग्रेन को, सही पोलन ग्रेन को रिकग्नाइज करने की, ये जो एबिलिटी है वो केमिकल इंटरैक्शन से मिलती है। और ये केमिकल इंटरैक्शन किसके बीच में होते हैं, पोलन ग्रेन्स के बीच में और पिस्टल के बीच में। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स, जो भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है वो उस पोलन ग्रेन से सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, पिस्टल से भी सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट। तो पोलन ग्रेन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इधर पिस्टल से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इन दोनों केमिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा। अगर इंटरैक्शन पॉजिटिव हुआ इसका मतलब पोलन ग्रेन राइट टाइप का है और वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा।
यानी कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और पोलन ट्यूब में क्या है, देखिए पोलन ट्यूब में सबसे पहले कौन आता है, पहले एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद में जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब में ट्रैवल करते करते वो माइटोसिस शो करेगा और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये पोलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए पिस्टल के अंदर ट्रैवल करते हुए ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगा, और ओव्यूल से फिर ये पोलन ट्यूब कहाँ चला जाएगा, ये एम्ब्रायो सैक में एंटर कर जाएगा। इस पोलन ट्यूब में कौन है, मेल गैमेट्स है, और एम्ब्रायो सैक में कौन है, फीमेल गैमेट है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये सब आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर से इस पॉइंट पर आ जाती हूँ स्टूडेंट्स। मैं आपको क्या समझा रही थी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पिस्टल के पास में एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है, ये पता लगाने की, रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड किया है वो करेक्ट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, राइट। और जो पिस्टल है वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का टेक्निक का यूज करती है, जिसके तहत या जिसकी मदद से वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि पोलन ग्रेन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। राइट टाइप को वो एक्सेप्ट करेगी, जर्मिनेट करने देगी, यानी उससे पोलन ट्यूब को फॉर्म होने देगी। और अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो उसे जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा, यानी उसमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये एबिलिटी उस पिस्टल के पास कैसे आती है, उन केमिकल इंटरैक्शन से आती है जो किसके बीच में होते हैं, पिस्टल के बीच में होते हैं और पोलन ग्रेन के बीच में। तो जो लैंड करने वाला पोलन ग्रेन है उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, पिस्टल से भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं। अगर इंटरैक्शन यानी केमिकल रिएक्शन उनके बीच में पॉजिटिव होती है तो यानी राइट टाइप का पोलन है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, जर्मिनेट होगा और उसमें से पोलन ट्यूब बनेगी। और अगर ये इंटरैक्शंस नेगेटिव हुई, इसका मतलब पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है, पोलन ग्रेन रिजेक्ट कर दिया जाएगा पिस्टल के द्वारा और वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी उसमें से पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के बारे में, यानी कि वो इवेंट्स जो पॉलिनेशन होने के बाद में होंगे। यहां से स्टार्ट करना होगा हमें कि जब एक कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, यानी कि इस जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन, एक कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आके लैंड कर लिया इसी को ही, यहाँ पर पॉलिनेशन का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, यानी कि पॉलिनेशन के बाद होने वाले इवेंट्स, और उसी को अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। देखिएगा ये जो पूरे इवेंट्स हैं आपको एनसीईआरटी में टेक्स्ट फॉर्म में दे रखे हैं। मैंने उन टेक्स्ट को, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है, यानी डायग्राम की मदद लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक एक डायग्राम की मदद से वो जो पूरा पैराग्राफ है, जो वर्ड्स है, वो जो टेक्स्ट है वो समझा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं हम, यानी कि वो इवेंट्स जो पॉलिनेशन के बाद में होंगे। और ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, पॉलिनेशन जहाँ खत्म होता है। पॉलिनेशन कहाँ खत्म होता है, जब पिस्टल की स्टिग्मा पर एक कंपैटिबल पोलन आकर लैंड करता है। अच्छा, नॉट टू फॉरगेट, एक कंपैटिबल पोलन के अंदर क्या क्या होगा, पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल एग्जिस्ट करती हैं। एक को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं जो साइज में बड़ी होती है, और दूसरे को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। क्योंकि याद करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 2 सेल कंडीशन में ही शेड किए जाते हैं। वही रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं शेड किए जाते हैं इन 3 सेल स्टेज, जहां पर क्या होता है, पॉलिनेशन से पहले ही जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। लेकिन ये किसमें होता है, मात्र 40% एंजियोस्पर्म में। रेस्ट 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जनरेटिव सेल पॉलिनेशन होने के बाद में, राइट। या यूं कहूं कि फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पहुंचने के बाद में जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये होता है 60% एंजियोस्पर्म में। तो अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स और हम जनरल बातें कर रहे हैं, तो हम 60% एंजियोस्पर्म का एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो अभी आपको क्या मानना है कि ये जो पोलन है इसमें 2 ही सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल।
तो पॉलिनेशन यहाँ खत्म हो चुका है और हमारे इवेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से इवेंट? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ये एक कंपैटिबल पोलन है और ये स्टिग्मा है और ये यहाँ आ चुका है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो पोलन ग्रेन क्या करेंगे? पोलन ग्रेन मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से उनकी जो इंटाइन लेयर है या यूं कहूं कि साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ने लगता है, जिससे इंटाइन जो लेयर है उनकी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, राइट। क्योंकि हमें पता है इंटाइन तो इलास्टिक है और वही एक्साइन जो होती है वो नॉन इलास्टिक होती है, यानी कि सिर्फ इंटाइन स्ट्रेच कर सकती है, एक्साइन नहीं कर सकती। और आपको ये भी नहीं भूलना है कि एक्साइन जगह जगह पर एब्सेंट होती है, जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है। तो एक्साइन जहां पर एब्सेंट है या स्पोरोपोलिन मटेरियल जहां एब्सेंट है, उस पूरी एक्साइन में उस पोर्शन को जर्म पोर कहा जाता है। तो अब जैसे ही शुगर कंटेंट और वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा? पोलन ग्रेन के द्वारा, तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा तो ये प्रेशर अल्टीमेटली किस पे आएगा? इंटाइन पे आएगा। तो इंटाइन किसी एक जर्म पोर की हेल्प से इंटाइन बाहर आने की कोशिश करती है। और जब ये इंटाइन एक जर्म पोर से बाहर आने की कोशिश करती है तो वो ग्रो करती है किसके अंदर? स्टिग्मा में, स्टिग्मा स्टाइल, राइट। पिस्टल के पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो धीरे धीरे ये जो इंटाइन लेयर है वो ग्रो करके क्या बनाती है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, किसके अंदर? स्टिग्मा में, स्टाइल में, और फर्दर वो ओवरी तक रीच करती है। तो यही हमें देखना है। कंपैटिबल पोलन आने के बाद जर्मिनेशन होगा। किसका जर्मिनेशन होगा? उस कंपैटिबल पोलन का। जर्मिनेशन होने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही उस पोलन ग्रेन ने मॉइस्चर और शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब किए, उसकी इंटाइन पे प्रेशर बढ़ा और इंटाइन एक जर्म पोर की हेल्प से बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाती है, यानी कि अब वो स्टिग्मा में ग्रो करने लगेगी। और यही ग्रो करती हुई इंटाइन जो है, यही पोलन ट्यूब कहलाई जाती है। तो ये और जितना ज्यादा ग्रो करती जाएगी, पूरी की पूरी पोलन ट्यूब उसी से ही बनती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये खाली एक जो पोलन ग्रेन था और यहाँ पर ये इसका जर्मिनेशन शुरू हो चुका है, यानी कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन लेयर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैंने क्या बताने की कोशिश की है? पोलन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम वन जर्म पोर। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये जो पोलन ट्यूब है अभी आपको स्टिग्मा में नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे और ग्रोथ होगी और वो स्टाइल पोर्शन में ग्रो करने लगेगी। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉफिक। ये जो पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ये जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, ये नेचर में कैसी है? ये नेचर में कीमोट्रॉफिक है। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जो केमिकल ड्रिवन हो, यानी केमिकल्स की मदद से किया जा रहा है। यानी कि आपको क्या समझना है कि जब पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी की तरफ जाएगी, इसका मतलब ये क्यों इस तरीके से मूवमेंट कर रही है? क्योंकि सर्टेन केमिकल्स रिलीज किए जा रहे हैं। वो सर्टेन केमिकल्स इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पिस्टल के अंदर रिलीज किए जा रहे हैं। और ये केमिकल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके का इन्फ्लुएंस या इस तरीके का इफेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिससे पोलन ट्यूब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की तरफ ग्रो कर रही है। तो केमिकल्स की वजह से, और केमिकल्स जो है वो एज अ रिजल्ट ये नेचर में कैसे ही ऐसे हैं कि इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तक लेकर जा रहे हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको? ये पोलन ट्यूब जिस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है वो डायरेक्शन जो है वो केमिकल ड्रिवन, यानी केमिकल्स के द्वारा ये जो मूवमेंट है उसे क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये पोलन ट्यूब और फर्दर ग्रो करेगी, पूरी की पूरी स्टाइल में ग्रो करने लग जाएगी। स्टाइल से फिर उसके कहाँ जाना है? ओवरी तक जाना है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे ही ये पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, वहां एक और फिनोमेनन होता है। क्या? देखिएगा, आपको पता है कि इस पूरे जो अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था, 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन का एग्जांपल लिया था, इसमें 2 सेल है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, यानी कि एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले पोलन ट्यूब में कौन एंटर करता है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, जिसे आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उस पोलन ट्यूब में कौन एंटर करता है? ट्यूब न्यूक्लियस, और वो जाके टर्मिनल पोजीशन ले लेता है। उसके बाद में कौन एंटर करता है? जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस।
जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होती है, ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, यानी जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस शो करता है और उससे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किस दौरान? जब ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होती है। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जिस दौरान ये पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो कर रही होती है, सबसे पहले वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस एंटर करेगा और टर्मिनल पोजीशन ले लेगा पोलन ट्यूब में। फिर उसके बाद में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस एंटर करेगा और इसी दौरान जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होगा, जिससे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जिस दौरान हो रहा है वो क्या है? वो वही टाइमिंग है जब पोलन ट्यूब जो है उस टाइम में ग्रो कर रही है। तो मैंने नेक्स्ट में आपको यही दिखाया है। इसके बाद आपको ये स्टेप देखना है और ध्यान से देखिएगा। इसमें पोलन ट्यूब और काफी लंबी ग्रो कर गई है स्टाइल के अंदर, और इसमें देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, यानी कि जनरेटिव सेल क्या शो करेगा? जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल का माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल की बजाय आप इसे न्यूक्लियस लिख लें। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ जो माइटोसिस हो रहा है वो किसमें हो रहा है? ये माइटोसिस हो रहा है जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में। तो जनरेटिव जो सेल है आपका, या जनरेटिव न्यूक्लियस कह लीजिए, जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिएगा मैंने ये पूरा दिखा रखा है। पोलन ट्यूब टर्मिनल पोजीशन में कौन है? पोलन ट्यूब में टर्मिनल पोजीशन में आपको ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 मेल गैमेट्स नजर आ रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? हम उन 60% एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड किए जाते हैं। राइट, जिनमें मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है, या यूं कहें कि जनरेटिव जो न्यूक्लियस है उसमें जो माइटोसिस है वो पॉलिनेशन के बाद में होता है। अगर आप 40% एंजियोस्पर्म की बात करें जिसमें पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड होता है, तो वहां क्या होता है? वहां एंथर के अंदर ही पॉलिनेशन होने से पहले, या यूं कहूं कि एंथर का डेhiscence होने से पहले ही पोलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल का जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, राइट, हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? 40% एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन एंथर से निकलने से पहले, डेhiscence होने से पहले ही उन पोलन ग्रेन्स का जो जनरेटिव सेल है उस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस माइटोसिस शो करके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये कब हो जाता है? पॉलिनेशन होने से पहले। लेकिन ये किन में होता है? ये होता है 40% एंजियोस्पर्म। तो उनके लिए ये वाला स्टेप नहीं होगा, डायरेक्टली उनके अंदर 3 सेल एग्जिस्ट करेंगे। राइट, तो अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं जहां हमारे जनरेटिव सेल की न्यूक्लियस ने माइटोसिस शो करके 2 मेल गैमेट्स बना लिए हैं। अब ये पोलन ट्यूब कहाँ एंटर कर चुकी है, कहाँ ग्रो कर चुकी है? स्टाइल तक ग्रो कर चुकी है। अब इस पोलन ट्यूब की एंट्री होगी कहाँ? ओवरी, और ओवरी से ओव्यूल तक। राइट, ओवरी से होती हुई ये पोलन ट्यूब स्टाइल के बाद में ओवरी के अंदर ग्रो करेगी, और ओवरी से होती हुई अब ये ओव्यूल के अंदर जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, यानी ओव्यूल के अंदर अब ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी। यहाँ भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर, ये कई तरीके से हो सकती है। जनरली 3 तरीके बताए जाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। एक ओव्यूल के अंदर चलेजा पार्ट होता है, एक माइक्रोपाइलर पार्ट होता है, और बाकी इंटेग्यूमेंट्स वाला पार्ट होता है। वे बाहर वाले पोर्शंस के बारे में बात करनी हो विशेषकर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो पोलन ट्यूब है जो ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, ये पोलन ट्यूब या तो माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है, या फिर वो चलेजा से भी एंटर कर सकती है, राइट, या फिर इंटेग्यूमेंट्स की मदद से या इंटेग्यूमेंट के वे से भी एंटर कर सकती है ओव्यूल के अंदर। आई रिपीट माई सेल्फ, पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के बाद में ओवरी में एंटर करेगी, और ओवरी से वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। ओव्यूल के अंदर एंटर करने के लिए 3 तरीके हैं उसके पास में, या तो वो माइक्रोपाइल से एंटर कर जाए, राइट,
या फिर वो चालिजा से एंटर कर जाए ओव्यूल के अंदर, या फिर इंटेगुमेंट्स के थ्रू भी एंटर कर सकती है। इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन है माइक्रोपाइल की तरह। तो मैक्सिमम जो या मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड का इस्तेमाल करते हैं ओव्यूल के अंदर एंटर करने, या उन मोस्टली जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जो पोलन ट्यूब बनती है वो जनरली कौन सा रास्ता अपनाती है? वो जनरली जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड की मदद से ही ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। अब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है? एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर करना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पोलन ट्यूब में क्या है? हमारे पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स है, और एम्ब्रायो सैक में क्या है? फीमेल गैमेट है, और इन दोनों के बीच में क्या कराना है? फ्यूजन, क्योंकि यही तो है हमारा इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का एसेंस, राइट? हमने जो पूरा टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन करवाना है। तो इतने सारे लेक्चर्स जो हमने एक साथ में पढ़े या डिस्कस करे, इनमें मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है? इन सब में हमने वो स्ट्रक्चर्स पढ़े जो या यूँ कहें कि हमने बाहर से पूरा स्टार्टिंग करी और हम लोग अल्टीमेटली कहाँ पहुँच चुके हैं? उन सेल्स तक पहुँच चुके हैं जिनके बीच में फ्यूजन होना है, राइट? यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। हम फाइनली मेल और फीमेल गैमेट तक पहुँच चुके हैं, और फाइनली ये मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास में पहुँच चुके हैं। तो ये इनका डिस्टेंस भी कवर हो चुका है, फॉर्मेशन भी हो चुकी है और इनका डिस्टेंस भी कवर हो चुका है। पोलन ट्यूब किसको लेकर आ रहा है? मेल गैमेट को लेकर आ रहा है, और एम्ब्रियो सैक में क्या है? फीमेल गैमेट, और इन दोनों का फ्यूजन करवाना ही हमारे इस टॉपिक का मेन उद्देश्य या मोटिव था। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि इन दोनों में फ्यूजन हो और उससे यानी कि इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो। तो जैसे ही एंट्री हो जाएगी पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, उसके बाद में ये पोलन ट्यूब किस में एंटर करेंगी? एम्ब्रायो सैक में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ओव्यूल के अंदर तो पोलन ट्यूब 3 तरीके से एंटर कर सकती है, लेकिन जब इस पोलन ट्यूब को एंटर करना होता है एम्ब्रायो सैक में, तो बिना किसी एक्सेप्शन के ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से ही एम्ब्रायो सैक में एंटर करेगी। आई रिपीट माई सेल्फ, जब पोलन ट्यूब को एंटर करना था ओव्यूल के अंदर, तब वो या तो माइक्रोपाइलर एंड या चालिजा या इंटेगुमेंट्स की मदद से एंटर कर सकती थी। लेकिन जब पोलन ट्यूब को कहाँ एंटर करना है? जब पोलन ट्यूब को एम्ब्रायो सैक में एंटर करना है, तब वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेगी? माइक्रोपाइलर एंड का। तो एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक हमेशा कहाँ से रहेगा? हमेशा रहेगा माइक्रोपाइलर एंड से, बिना किसी एक्सेप्शन के, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक एट माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री होगी पोलन ट्यूब की इनसाइड एम्ब्रायो सैक। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ क्या समझना है, मैं एक बार फिर से समअप कर देती हूँ। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था, हम पढ़ क्या रहे थे? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, राइट? यानी एक कंपैटिबल पोलन जब स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, उसके बाद में क्या इवेंट्स होंगे? वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वो पोलन ट्यूब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। उसके बाद में उसमें जो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस शो करता है और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए ओव्यूल में पहुंचती है और ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है या तो माइक्रोपाइल से, चालिसा से, इंटेगुमेंट से। उसके बाद में एंटर करता है पोलन ट्यूब कहाँ? एम्ब्रायो सैक में, और कहाँ से? माइक्रोपाइल से। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, इन्हें हमने पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में पढ़ा, इस हेडिंग में पढ़ा। और इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब कुछ को समअप किया जाता है एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑल दिस इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आई रिपीट माई सेल्फ, ऑल दिस इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो क्या है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन? तो ये जो पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस जो हेडिंग हमने स्टार्ट की थी इस लेक्चर के लिए, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मतलब जब कोई पोलन ग्रेन एक स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, राइट? लैंड करने के बाद में ये डिसाइड करना, फिर से सुनिएगा स्टूडेंट, जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, उसके बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा जो है या पिस्टल जो है, ये डिसाइड करती है कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है।
यहाँ से ये इंटरेक्शन स्टार्ट होते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट होकर जब तक ये वाला पॉइंट ना आ जाए, यानी कि जब तक पोलन ट्यूब जो है बनने के बाद में ओव्यूल और एम्ब्रायो सैक तक नहीं पहुंच जाती, तब तक के जितने भी इवेंट्स है वो सारे के सारे पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस, इन सारे इवेंट्स को पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहा जाता है, राइट। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड करना, फिर उसका डिसीजन होना कि वो कंपैटिबल है या नहीं, और कंपैटिबल होने के बाद पोलन ट्यूब का ग्रो करना, और पोलन ट्यूब अल्टीमेटली ओव्यूल या एम्ब्रायो सैक तक पहुंचना, ये सारी चीजें पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर आती हैं। तो यही है स्टूडेंट्स पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। एक और लास्ट बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सिनर्जिड्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सिनर्जिड्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एक आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा, वहाँ एम्ब्रायो सैक के अंदर जो सिनर्जिड्स हैं वहाँ फिलीफॉर्म अपैरेचस मेंशन कर रखा है। तो फिलीफॉर्म अपैरेचस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको दिखेंगे, और ये स्पेसिफिकली पार्ट होते हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेचस किसका पार्ट होते हैं, सिनर्जिड्स का पार्ट होते हैं। और ये जो रीसेंट स्टडी है उसमें ये पता लगाया गया है कि जो फिलीफॉर्म अपैरेचस है जो कि सिनर्जिड का पार्ट है और कहाँ मौजूद है, माइक्रोपाइलर टिप की तरफ मौजूद है। तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेचस हैं ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब की हेल्प करते हैं कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए माइक्रोपाइल के अंदर एंटर करे, और माइक्रोपाइल में जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है तो माइक्रोपाइल से जब वो एम्ब्रायो सैक में एंटर करती है, उस दौरान एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर करते समय ये जो पोलन ट्यूब है इन दो में से एक सिनर्जिड को डीजेनरेट कर देती है। फिर पोलन ट्यूब के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं उस डीजेनरेटेड जो सिनर्जिड है, उस जहाँ पे वो सिनर्जिड डीजेनरेट हुआ है वहाँ जो स्पेस क्रिएट हो जाता है वहाँ पर पोलन ट्यूब के मटेरियल्स को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो रीसेंट स्टडी में ये पता लगाया गया है कि जो फिलीफॉर्म अपैरेचस है, ये फिलीफॉर्म अपैरेचस गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, ताकि ये पोलन ट्यूब एंटर करे कहाँ, ताकि अच्छी तरीके से ये पोलन ट्यूब एंटर कर सके, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पोलन ट्यूब ग्रो करे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए ये पोलन ट्यूब ग्रो करके ओव्यूल और एम्ब्रायो सैक तक पहुंच जाए। ये इंपॉर्टेंस है किसकी, फिलीफॉर्म अपैरेचस की, जो किसका पार्ट है, सिनर्जिड का पार्ट है, और कहाँ मौजूद है, माइक्रोपाइलर टिप पर मौजूद है। तो ये इस इंफॉर्मेशन का ध्यान रखिएगा। और ये पूरा जो हमारा डिस्कशन था आज का, ये था पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस पर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में